पब्लिक न्यूज रूम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असम्बली में मुसलसल दूसरे रोज आज भी हंगामा हुआ। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले थे। मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा किया, एजेंडे की कॉपियां फाड़ी, जबकि अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने धरना दिया तो डिप्टी स्पीकर ने इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया। किया जाए तो उसको मुल्क दुश्मन करार देते हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा हिना रुबानी घर की कौमी असम्बली में हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, जो मुल्क दुरुस्त करने की बात करे उसे गद्दार कहा जाता है। हुकूमत चलाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए तो पहले ट्रेनिंग ले, फिर सिलेक्ट होकर आए। पाकिस्तान को दुरुस्त किया जाए तो उसको मुल्क दुश्मन करार देते हैं। हुकूमती बेंचों से मुराद सईद जवाब देने उठे तो अपोजिशन अरकान ने सीटों पर खड़े होकर शोर शराबा और गो बेबी गो के नारे शुरू कर दिए। मैंने ये बात करनी है स्पीकर साहब कि अभी आपने परसों देखा था। मुराद सईद भी भला कहाँ हार मानने वाले थे। बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ पर तनकीद के खूब निश्तर चलाए। तो पता है कि मैंने क्या बोलना है। मैंने यहाँ पे मोदी को जो अपनी नवासी की शादियों पे बुलाया क्या करते थे, मैंने यहाँ उनकी बात करनी है। तो जब मेरी पाक फौज सरहदों पे लड़ रही थी, भारत की तैयारी गिरा रहे थे, वहाँ पे क्या हो रहा है, बिलावल उनका मुकदमा लड़ रहा है। पार्टी क़यादत पर तनकीद की तो अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कापियां फाड़ दी और स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। इससे पहले असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने कहा, पिछली हुकूमतों का खुमियासा हम भुगत रहे हैं। 4 माह में 51 अरब की वसूलियाँ की। हमारे पास जनाब स्पीकर इन 4 महीनों में रिकवरीज हमने 1.3% ज्यादा की हैं 4 महीनों में सिर्फ, जो कि तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। हालात कंट्रोल से बाहर हुए तो डिप्टी स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। और बिलावल भुट्टो ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और कहा कि वजीर आजम तनख्वाह लेते हैं लेकिन गोश्त मुलाजिम की हैसियत है उनकी, वो असम्बली में तो आते नहीं, असम्बली में आकर उनको खुद जवाब देना चाहिए। यह भी कह दिया कि जब मैं अंग्रेजी में तकरीर करता हूं तो ट्रेजरी बेंचेस डेस्क बजाते हैं, लेकिन उर्दू में तकरीर करूं तो इनकी चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। महंगा है तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लीडर ऑफ द हाउस मौजूद होगा, अपना सैलरी लेता है और आज तक गोस्ट एम्प्लॉई बना फिरता है, आता ही नहीं है। उनको हर सेशन में आना चाहिए, खुद जवाब देना चाहिए। और हम कौन सा एहतजाज कर रहे थे, कल हुकूमत एहतजाज कर रहा है। हुकूमत का काम करना है होता है और अपोजिशन का काम होता है कि हम एहतजाज करें। ये हमारा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, जब मैं अंग्रेज़ी में बात करता हूँ तो ये तो डेस्क थंपिंग करता है, जब मैं उर्दू में बात करता हूँ उनका चीखे निकलते हैं। देखो, ये हम पार्टी के अंदर मशवरा करके फैसला करेंगे, लेकिन जो इस बार हुकूमत ने अपने वफाकी काबीना में एक से ज़्यादा शख्स ऐसा लगाया है जिनका हिस्ट्री है, जिनका एक कंट्रोवर्शियल मुतनाज़ा हिस्ट्री है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के मफाद में, पाकिस्तान की हुकूमत में कई मफाद में ये है कि वो जो शख्स मुतनाज़ा हैं, जिनके राब्ते रिश्ते ताल्लुकात होंगे कलदन तंजीमों के साथ, उनको फारिग करना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। अब कुछ गुज़श्ता रोज़ पेशावर में जो वाक़या पेश आया उसकी बात करें। उसका ड्रॉप सीन हो गया है। पोलियो वैक्सीन के खिलाफ ये मुबैना ड्रामा था जो फ्लॉप हुआ और वीडियो ने साजिश का पर्दाचाक किया। बच्चों को जानबूझकर बीमार बनने का कहा गया। इंसदादे पोलियो मुहिम नाकाम बनाने के लिए जानबूझकर ये अफवाह फैलाई गई और मुलजिम को अब गिरफ्तार बारल कर लिया गया है और 1 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले भी कर दिया गया, जबकि इसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस इस वक्त छापे मारी और अस्पताल में तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ भी एक पर्चा काट लिया गया है। रिपोर्ट देखिए, इस पर गुफ्तगू करते हैं। अगर नहीं डालते तो पुलिस वाले पकड़ते हैं, हमें ले जाता है, यहाँ पोलियो नहीं डालते। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। पेशावर के याताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में पोलियो मुहिम के खिलाफ साजिश और जहरीला प्रोपेगेंडा करने वाले मकार शख्स को पुलिस ने बेनकाब कर दिया। फुटेज में वाज़े देखा जा सकता है कि किस तरह बच्चों के महफिल का दुश्मन ये शख्स बच्चों को जानबूझकर बेड पर लेट जाने का कह रहा है। पूरी मंसूबाबंदी के साथ बच्चों को बेहोश होने को कहा जा रहा है। ये सारे बेहोश पड़े, देखो, अगर हम नहीं डालते तो ये बेहोश, डालेंगे तो ये बेहोश हो जाता है, अगर नहीं डालते तो पुलिस वाले पकड़ते हैं, हमें ले जाता है, यहाँ पोलियो नहीं डालते। मकार शख्स वायरल वीडियो में पोलियो से बचाव के खतरों और पुलिस के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा करता रहा। पुलिस ने पोलियो मुहिम के खिलाफ साजिश करने और सादा लोग शहरियों को धोखे में रखने वाले मकार शख्स को कानून की गिरफ्त में लेते हुए हवालात में बंद कर दिया है।
कल के रोज हमने देखा था ये तमाम मामला जो पेशावर में पेश आया था। वहां पर हुआ ये कि एक स्कूल में पोलियो वैक्सीन टीम जब गई और वहां पर पहले पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार किया गया, उसके बाद ये कहा गया कि जब पोलियो के कतरे तो पिला दिए गए बच्चों को, उनकी तबीयत खराब हो गई, अस्पताल ले जाना पड़ा उन बच्चों को, जिसके बाद वहां पर माशूक़िल अस्पताल पर धावा बोला इन अफराद ने, मुश्तिल अफराद ने, और कहा यह गया कि जी पोलियो के कतरों की वजह से बच्चों की तबीयत खराब हुई है। वजीर सेहत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने खुद पोलियो के कतरे पीकर दिखाए और उनका यह कहना था कि किसी किस्म की वैक्सीन से कोई तबीयत खराब नहीं होती। तो इसका बहरहाल ड्रॉप सीन ऐसे हुआ कि एक वीडियो मंजर आम पर आई जहां पर एक शख्स को देखा गया जिसके साथ स्कूल के बच्चे मौजूद थे और मासूम स्कूल के बच्चों को ये एक तो झूठ बोलना, एक्टिंग करना सिखा रहा था और फिर जानबूझकर पोलियो मुहिम के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत यह सब मामला किया गया और फिर तोड़फोड़ की गई, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। वहां पर जो अमला मौजूद था वो भागने पर मजबूर हुआ वहां से बमुश्किल जान बचाकर। तो अब पुलिस ने उस शख्स को जो वीडियो में देखा गया उसे तो गिरफ्तार कर लिया, उसके अलावा जो इसके दीगर साथी वहां पर मौजूद थे, क्योंकि एक बंदे का तो ये काम नहीं था, एक मुनज़्ज़म तरीके से ये तमाम तर मंसूबाबंदी की गई और इस मुनज़्ज़म साजिश के बाद ये सब मामला जो सामने आया, अब पुलिस ने बाकी अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं और जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया इसके खिलाफ पर्चा काट लिया है। जिन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने जलाओ घेराव किया, कार्य सरकार में मुदाखलत की, उनके खिलाफ भी पर्चे कटे हैं। लेकिन एक अहम सवाल जो यहां पर यह पैदा होता है वो ये है कि ये बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने के मुतरादिफ है, उनकी जिस्मानी सेहत उन्हें माजूर करने के मुतरादिफ नहीं कहूंगा मैं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि बाकायदा तौर पर उन्हें माजूर करने की ये एक साजिश थी तो पोलियो मुहिम के खिलाफ। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये अशखास नहीं चाहते कि ये बच्चे पाकिस्तान के सेहतमंद शहरी बने, जिस वजह से इस तरह की एक साजिश की गई, इस तरह का झूठ बोला गया, इस तरह का ड्रामा किया गया जो बिलाखिर अब बेनकाब हो चुका है। और होना यह चाहिए कि इन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, कम अज कम इतनी सजा तो मिलनी चाहिए इन अशखास को कि जितनी किसी भी पाकिस्तान पीनल कोड के तहत किसी भी ऐसे शख्स को जो किसी को माजूर करे तो सजा का तायुन किया गया, उतनी सजा ही इन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए और उसी किस्म का मुकदमा इन लोगों के खिलाफ चलना चाहिए। बहरहाल एक और अफसोसनाक बात ये कम अज कम कल हमने देखी, उठाई भी अपने प्रोग्राम में और ये बात हमने आगे की भी कि कल जिस वक्त बुनियादी मरकज़ सेहत पर इन अफराद ने धावा बोला, वहां पर पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद थी। वहां पर फुटेज जो हम कल आपको दिखाते रहे, हम खुद भी निशानदेही करते रहे कि यहां पर एक एसपी साहब भी मौजूद थे, पुलिस की एक भारी नफरी वहां पर मौजूद थी। उसके बावजूद उनकी प्रेजेंस में वो तमाम तोड़फोड़ वहां पर होती रही और वहां पर उस वक्त गिरफ्तारी किसी की नहीं की गई। तो यह किस तरह से हो गया कि पुलिस के सामने कोई सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा रहा हो, कार्य सरकार में मुदाखलत कर रहा हो, वहां पर अमले को यरगमाल बनाने की कोशिश करे, अमला वहां से जान बचाकर भागे और पुलिस वहां पर पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद गिरफ्तार किसी को ना करे पुलिस। और फिर उसके बाद जब मीडिया के अंदर यह तमाम मामला उठाया जाए, उसका ड्रॉप सीन हो जाए, तो उसके बाद जाकर पुलिस को अपनी जिम्मेदारी का ख्याल आए। तो पुलिस की कारकर्दगी पर भी, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की कारकर्दगी पर भी ये बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। इस सारे मामले पर हम बात करते हैं। आफरा से आप खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो कल हुआ वहां पर जो ड्रामा था और उसका जो भांडा फूटा एक वीडियो के जरिए, सुनने में आया कि पहले भी इस इलाके में लोग इस बात पे आमादा नहीं होते कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएं, और जो हुकूमत थी उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह से अदा नहीं की। खास तौर पर जो सरकारी ऑर्गन है, पुलिस जो है, वो वहां पर मौजूद थी, उनकी मौजूदगी में ये तोड़फोड़ होती रही। पोलियो के कतरे तो बहुत ज़रूरी हैं हमारे बच्चों की सेहत के लिए, और मेरा ख्याल है कि उसके बारे में हम सब पार्टी सियासत से बालातर होकर इस मुहिम की हिमायत करें, क्योंकि पोलियो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह ये कल के वाक़यात हुई, ये बड़ी बदकिस्मती है। हुकूमत की पुलिस ने भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दिए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट वालों की भी ऐसे नाकामियाँ हैं, और मैं समझता हूँ कि इन वाक़यात की खुली तहकीकात होनी चाहिए ताकि अवाम में बदएतमादी पैदा ना हो और जो लोग गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं वो नाकाम हों, क्योंकि खुदा न खास्ता उनकी कामयाबी हमारे बच्चों की नाकामी होगी, क्योंकि कल को खुदा न खास्ता हमारे बच्चे लूले लंडे फिर रहे होंगे इन गलतफहमी की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हुकूमत है इसकी कमजोरी ज़ाहिर होती है और ये जो पुलिस है उनकी भी कमजोरी ज़ाहिर होती है, और मैं समझता हूँ कि इस मुहिम को सही तौर पर ये नहीं चला रहे, इस पर नजरसानी की जरूरत है और जो गलतियाँ कर रहे हैं इन पर काबू पाने की जरूरत है। खटक साहब, इस मामले क्या कहिएगा? अभी अपने नुमाइंदे से वैसे हम ये पूछने की कोशिश करते हैं कि पर्चा जो काटा गया है इन अफराद के खिलाफ वो एग्जैक्टली किन दफात के तहत काटा गया है, लेकिन आप नहीं समझते, मतलब सिर्फ इतना पर्चा काट देना, जो कि मैं अज्यूम कर रहा हूं अगर इस तरह का काटा गया कि जनाब कार्य सरकार में मुदाखलती बेलेबल ऑफेंस है या फिर वहां पर जाकर तोड़फोड़ कर रहे थे बेलेबल ऑफेंस है, तो ये निकल जाए वहां से। असल में तो ये बच्चों का फ्यूचर तबाह करने की साजिश थी, ये उन्हें माजूर करने की साजिश थी। ये तो खूब ज्यादा तगड़ा किस्म का पर्चा होना चाहिए, दफात जो है वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट होनी चाहिए इसमें। जी बिल्कुल, माजी में तो आपने देखा होगा कि दहशतगर्दों ने
पोलियो के कतरे पिलाने वाले लोगों को कत्ल किया, उनको मारा। बहुत सारे लोग जान से हाथ धो बैठे, खवातीन और मर्द सब बेचारे, और उनकी हिफाजत करने वाले लोग भी मारे गए इस दौरान में। ये तो एक तरह से पोलियो का रोकना जो था दहशतगर्दी के मुहिम का एक हिस्सा था, इस लिहाज से बड़ा खतरनाक था। तो इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, छानबीन होनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं और इनकी यकीनन, और इन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। बहुत शुक्रिया अफरा साहब, खटक साहब, रहनुमा ANP मौजूद थे आपके कीमती वक्त का। ये कल जो मामला पेशावर में पेश आया, बडबेड़ के इलाके में, जहां पर ये वीडियो जिसने सारे ड्रामे का पर्दा चाक किया और उसके बाद इन अशखास को गिरफ्तार करने की के लिए अब छापे मारे जा रहे हैं, तो मामला अब यूं सामने आया। अब इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसको पूरी तवज्जो से लेगी और इन अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी। एक और अहम खबर यहाँ पर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। वफाकी काबीना के इजलास की जो अंदरूनी कहानी वो पब्लिक हो गई है। वज़ीर आज़म और तमाम वज़रा ने नए अरकान का वहाँ पर खैर मकदम किया। उस इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि नए अरकान से मुल्क व कौम को बड़ी तवक्कुआत हैं, और दौरा ईरान से मुतालिक बात करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि दौरा ईरान कामयाब रहा, ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। और मज़ीद बताया कि 2 रोज़ बाद वो चीन भी जाएंगे और दौरा चीन से पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम होगा। आज का जो इजलास था उसका एजेंडा क्या था और अंदरूनी कहानी क्या सामने आई, मज़ीद टेका खानसानी हमें बताएंगे। जी टेका। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, जिसमें नए वज़रा का खैर मकदम किया गया और शानदार इस्तकबाल किया गया, जिसमें जो वज़ीर ख़जाना है अब्दुल हफीज़ शेख, उसके बारे में वज़ीर आज़म ने खुद तारुफ कराया। इसके अलावा डॉक्टर फरदौस हाजी कवान और सेहत के मामले खसूसी जो डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह मिर्जा जो है, उनके बारे में वज़ीर आज़म ने कहा कि इनकी खिदमात से हम इस्तेफादा चाहेंगे और मुल्क व कौम का फ़ायदा होगा। और साथ अब्दुल हफीज़ शेख जो है, उनके बारे में वज़ीर आज़म ने अच्छी तवक्कुआत का इज़हार किया। इसके बाद ईरान के दौरे के ऊपर वज़ीर आज़म ने मुख्तसर बात की, अगरचे तफसीली नहीं बताया, लेकिन साथ ही कहा गया कि इस दौरे की कामयाबी हुई है, इसको कामयाब करार दिया गया है, शानदार वहाँ पे हमारा इस्तकबाल हुआ। इसके बाद जो ईरान के साथ हमारे बरादर ताल्लुकात हैं, दोस्ताना ताल्लुकात हैं, इसके साथ साथ मजहबी जो रिश्ता जुड़ा है उस पर इस्तेहकाम आएगा और तजारती ताल्लुकात जो है वो भी ईरान के साथ शुरू होने जा रहे हैं। इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीन के दौरे के ऊपर भी बात की कि दौरा चीन जो है 25 अप्रैल को दौरा चीन करने जा रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ मुआहदे होंगे, इसमें कई अशिया की ड्यूटी फ्री के हवाले से भी वज़ीर आज़म ने बताया कि वो की जाएगी। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने कहा कि बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता है चीन के दौरे से, बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफ़द के हवाले से भी बताया जो उनके साथ जा रहे हैं चीन। इसके बाद रूटीन का जो एजेंडा है उसके ऊपर भी बातचीत की गई। बेशतर नुकात जो है उसकी मंजूरी दे दी गई है, लेकिन जो फ्रेट ऑपरेशन बेशतर नुकात की मंजूरी दी गई है, उसके अलावा दौरा ईरान और चीन के हवाले से एतमाद में लिया गया काबीना को। बहुत शुक्रिया टेका खानसानी, आप हमें अपडेट कर रहे थे आज के होने वाले काबीना इजलास के बारे में। एक ब्रेक लेते हैं, पब्लिक न्यूज़ रूम में वापस आते हैं कुछ और इशूज़ के साथ। स्टे विद अस। पब्लिक न्यूज़ रूम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। कुछ बात करेंगे कराची में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की। नन्ही निशवा की हालत दारुस्सेहत अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने से बिगड़ी और बर वक्त अगर इलाज किया जाता तो बच्ची को बचाया जा सकता था। वज़ीर आला सिंध की बनाई तहकीकाती कमेटी ने यह रिपोर्ट महकमा सेहत में जमा करा दी है। वज़ीर आला सिंध की तहकीकाती कमेटी ने गलत इंजेक्शन लगने से हलाक होने वाली नन्ही नशवा की रिपोर्ट महकमा सेहत में जमा करा दी। रिपोर्ट में बताया गया कि नशवा की हालत दारुल सेहत अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने से बिगड़ी। बर वक्त दुरुस्त इलाज किया जाता तो बच्ची बच सकती थी। पोस्टमार्टम के दौरान जिस्म से नमूने हासिल कर लिए हैं। हतमी रिपोर्ट नमूनों के नताइज आने के बाद दी जाएगी। तहकीकाती रिपोर्ट में दारुल सेहत अस्पताल में सेहत की सहूलियात के फुकदान की निशानदही की गई। अमले के गैर तरबियत याफ्ता होने समेत दीगर मसाइल पर भी रोशनी डाली गई। और कुछ रोज़ पहले की बात है कि कराची की एक बेटी दांत का इलाज कराने कोरंगी के सरकारी अस्पताल गई थी। इलाज तो क्या होता, पहले 2 दरिंदों ने उसकी इज्जत पामाल की और फिर मौत के घाट उतार दिया। ऐसा तो कहबा खानों में भी नहीं होता जो कराची के अस्पताल में हुआ। और ये वाक़या हो चुका, क़यामत गुजर चुकी। अब सिंध सरकार रवायती तहकीकात में मगन है और क्या
कौम की बेटी के साथ इस मकरू फेल करने वाले दरिंदों को इबरतनाक सजा दी जाएगी या नहीं, ये आज एक सवाल है जो हर शख्स की जबान पर है। पब्लिक न्यूज रूम में हमने पहले भी ये मामला उठाया था और अब भी शद्दोमत से उठा रहे हैं कि जब तक दरिंदे अंजाम को नहीं पहुंचते हम इस मामले पर बात करते रहेंगे, अरबाब इख्तियार के जमीर झंझोड़ते रहेंगे। ये एक आम वाकया नहीं है, इंतहाई गैर मामूली नौयत का वाकया है जो कराची के एक अस्पताल में पेश आया। सिर्फ दांत में दर्द था इस बच्ची के और वहां पर ये इलाज करवाने गई, वहां पर पहले 2 दरिंदों ने इसकी जो इज्जत पामाल की, उसके बाद अब जो रिवायती तहकीकात स्टार्ट हो गई हैं, उसी किस्म की स्टेटमेंट्स कि कमेटी बना दी गई है, कमेटी कुछ दिन काम करेगी, उसके बाद वो रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करेगी, वज़ीर आला वहाँ पर क्या करेंगे, मैक्सिमम ये हो जाएगा कि इन अशखास को निकाल दिया जाएगा नौकरी से। लेकिन इनका जो मुकदमा बाकायदा जो उसकी FIR जो लॉन्च हुई है उसके बाद उस पर किस तरह से अमल किया जाता है और कितना सीरियस और कितना पर्सनल लेती है इसको सिंध हुकूमत, अब ये सिंध हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन गया है। अब अगर लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी वजह एक ये भी है कि मीडिया पर यह मामला उठाया गया, मीडिया पर यह मामला ना उठता तो इससे पहले हम सोच ही सकते हैं और सोच के सिर्फ परेशानी हो सकते हैं कि इस तरह के अफराद जो सरकारी अस्पतालों में मौजूद हैं और इस तरह के मकरू अमाल हैं उनके, वो पहले क्या करते रहे होंगे वहां पर, और इनको आखिर वहां पर लगाया गया। तो अब मीडिया में ये मामला आने के बाद ही अगर पता चल रहा है तो पहले इन इदारों की, इन अस्पतालों की क्या सूरत हाल रही होगी, और इस पर इंतहाई संजीदगी के साथ सोचना होगा अरबाब इख्तियार को। उनके ज़मीर हम तो झंझोड़ते रहेंगे, लेकिन जब तक ये मामला मीडिया में है सिर्फ तब तक ही सिंध सरकार को इस पर नोटिस लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको चाहिए कि बाकायदा इसको अपनी बच्ची के तौर पर ये समझ कर कि अगर खुदा न खास्ता किसी की भी बेटी के साथ इस तरह का मामला हो जाए तो क्या किसी के दिल पर बीत सकती है। नुसरत सहर अब्बासी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान फंक्शनल लीग की रहनुमा। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। हमने तो आवाज़ उठाई, ओवरऑल तमाम मीडिया ने आवाज़ उठाई, ना उठाई जाती तो पता नहीं क्या होता, और फिर शायद ये जो दरिंदे हैं ये इसी तरह आज़ाद घूमते फिरते रहते। अब इस मामले को मंतकी अंजाम तक अगर पहुंचा दिया जाएगा तो आपके ख्याल में, जो मैं कल भी आपसे एक और केस के हवाले से सवाल पूछ रहा था, वो भी सिंध और कराची का ही था, तो मामला रुकने का नाम लेंगे कहीं पे? बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, पहले तो मैं वाकई थैंक यू करती हूँ मीडिया का, क्योंकि अगर मीडिया इस तरह के वाकयात ना उठाए तो यकीन माने ये तो पूरे पाकिस्तान से लेकर कराची से कश्मीर तक कितने ऐसे वाकयात हो जाते हैं जिसमें इनका कोई पूछने वाला नहीं होता है, क्योंकि यहाँ हमारा सिस्टम इस तरह का कर दिया गया है कि या तो मीडिया उठाए या किसी बड़े सियासतदान का फोन जाएगा, कॉल जाएगी, या फिर आप रिश्वत के तौर पर अच्छा खासा देंगे तो आप हर चीज हर जगह पे सुनवाई होगी। ये भी इसी तरह के मामलात हैं। निशवा जैसी बच्ची का अगर मीडिया ना उठाता तो ना CM नोटिस लेते, ना मुर्तजा बलोच आकर हर जगह ये स्टेटमेंट दे रहे होते कि हम अवेयर हैं, हम ये करेंगे, हम इंसाफ दिलाएंगे। तो कोई इस वक्त हुकूमत वक्त से सवाल ये पूछे, क्योंकि हम तो असेंबली में पूछना चाहते हैं लेकिन हमारे माइक खोले नहीं जाते, हमारा तो वहाँ गला बंद करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम वहाँ चीखों पुकार मचाकर अपना मसला बयान करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये निशवा पहली बच्ची थोड़ी है कि जिस पर आप आकर बताते हैं कि हम इनको इंसाफ दिलाएंगे। इससे पहले अमल थी, उससे पहले निमरा थी, ऐसी कितनी ही बच्चियां कराची से कश्मीर तक हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ हवालों से उनके ऐसे केसेस आए, रेप केसेस आ गए। तो क्या किया, किसको इंसाफ मिला, या किसका कल्प्रिट या अक्यूज या मुजरिम इस वक्त हवालात के पीछे है? कुछ दूसरे दिन तीसरे दिन देर दिला के वो लोग जमानत पे ऐसे मजे से घूम रहे होते हैं कि उन फैमिलीज के दिलों पर क्या गुजर रही होती है, मुझे ये बताएं। उस माँ के दिल पर कि जो अपने बच्चों के उस कातिल को, उस मुजरिम को इस तरह मजे से सरेआम घूमते हैं। तो यहाँ एक तो हमारी हुकूमत की विल नहीं है, दूसरे जो हमारे मिनिस्टर्स मिलते हैं इदारों के। अब मुझे बताएं, आपने कितनी बार कोशिश की होगी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा को कॉल करके कि जरा वो अपना मौक़िफ़ भी दे दें कि वो एक खातून है, फिर माँ भी है, वो क्या कर पाई इस वक्त तक, लेकिन कहीं वो नजर नहीं आ रही, आपको कहीं नहीं मिल रही। तो यही तो है कि हम पूछे तो किससे पूछे। ये लोग अपने करप्शन के केसों में पूरे हैं कि हम करप्शन के केस हो गए हमारे ऊपर। ओ भाई, लूटा है, मुल्क को लूटा है, इदारों को लूटा है, तो केसेस भी बनेंगे। और आवाम बेचारी रुल रही है। जिस तरह निशवा के घर पे कयामत गुजर गई, उनके घर में तो गुजर गई ना, लेकिन ये जिस तरह की हालात से हम गुजर रहे हैं, आए दिन खुदा न खास्ता किसी न किसी बच्ची का वाकया होता है, हम बैठकर रोना रो रहे होते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब इस पर
हमने वैसे रब्ता करने की कोशिश भी की थी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया इस पर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नवासी साहब हमारे साथ मौजूद थी। एक इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला ये मामला पेश आया कराची में। अब इसकी तहकीकात क्या रुख इख्तियार करती हैं वो वक्त पर भी पता चलेगा, लेकिन हम भी इस इशू को साथ साथ उठाते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक और अहम खबर यहाँ पर जो आई है वो आपको देते जाएँ थरपारकर से, कि ग़ज़ाई क़िल्लत और वबाई अमराज वहाँ पर फूटने लगे हैं और 24 घंटों में 3 बच्चे वहाँ पर जा बहक हो चुके हैं। सिविल अस्पताल मिट्टी में 3 माह की फातिमा, 2 माह की लतीफ़ा और इनायतुल्लाह नौमौलूद बच्ची थी, ये जाँ बहक हो चुके हैं और एक बच्चा इनमें शामिल है। रवा माह जो बच्चों की हलाकतों की तादाद है वो 42 तक, और रवा साल की अगर बात की जाए तो 217 तक पहुँच गई है। 64 से ज़ायद बच्चे अब भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। फिरदौस आशिक आबान साहिबा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। पाकिस्तान की आवाम की हैं, उस पर हम पूरा उतर सके, तो बहुत शुक्रिया जी। चूँकि आज कैबिनेट मीटिंग थी और मैंने चार्ज संभाला इस मिनिस्ट्री का, तो फर्स्ट मेरी कैबिनेट मीटिंग थी, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि आज उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में सारे नए आने वाले कैबिनेट मेंबरान को मुबारकबाद दी और एक दफ़ा फिर उन्होंने इस बात का इरादा किया कि पाकिस्तान जिन हालात से गुज़र रहा है, हमारी ज़िम्मेदारियाँ एज अ गवर्नमेंट, एज अ पार्लियामेंटेरियन और फिर ओवरऑल एज द कस्टोडियन ऑफ द नेशन वो क्या हैं, जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे ओवरकम करना है। तो तमाम कैबिनेट मेंबरान ने जो उन्होंने ईरान दौरे के हवाले से तफसीलात बयान की, उनको कामयाब दौरे पे मुबारकबाद पेश की। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विज़िट था, बड़े इम्पॉर्टेंट टाइम पे, क्योंकि जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो गैप है, पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट कम हो रही हैं, उसमें हमारा अपने रीजनल कंट्रीज़ और स्पेशली जो नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं उनके साथ तजारती एंगेजमेंट स्ट्रेटजी जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जो मुस्लिम ममालिक में स्पेशली जो हमारा ईरान जो है वो सिर्फ़ एक हमसाया ही नहीं है, एक बरादर इस्लामी मुल्क है। हमारी उनके साथ सोशो कल्चरल रिलीजियस टाइज़ हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए एक गलत फहमियों पे बेस्ड कुछ ऐसी चीज़ें जन्म ले रही थी जिनको बर वक्त उसका तदारक होना ज़रूरी था। और हम ईरानियन लीडरशिप के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने फ़र्स्ट टाइम जो था जनरल बाजवा साहब के विज़िट पे कश्मीर को एक कंट्रोवर्शियल इशू जो है वो डिक्लेयर किया, माना और पाकिस्तान की सपोर्ट की। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान और ईरान को मिल के अपने जो सोशो कल्चरल रिलीजियस बॉन्ड्स हैं उनके साथ साथ जो तजारती रिश्ते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कल की स्पीच जो है वो आप सब ने सुनी, वो एक वे फॉरवर्ड है, एक नई कमिटमेंट है, आगे बढ़ने का एक ऐसा मुस्बत रास्ता है कि जिस पे दोनों हुकूमतें आगे आने वाले दिनों में अगर ट्रू स्पिरिट पे अमल करती हैं तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज होगी रीजन के अंदर पीस, स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक मोबिलिटी की। क्योंकि इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो दोनों ममालिक का जो जुड़ा हुआ है आपस में, वो डिसकनेक्टेड है, उसको रिज्यूम होना है और एक बेटर टर्म्स कंडीशन और नेगोशिएशन में आना है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उस हवाले से कैबिनेट को एतमाद में लिया और कैबिनेट ने उनको वो एतमाद एंडोर्स किया और मुबारकबाद दी। इसके अलावा चूँकि कैबिनेट का एजेंडा आज 22 आइटम एजेंडा था जिसमें मल्टीपल आइटम्स थे जो डिस्कस हुए, उसमें अगला इम्पॉर्टेंट ट्रिप जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चाइना जा रहे हैं और चाइना के साथ सी पैक से जुड़े
हमारे मल्टीपल इनिशिएटिव्स हैं और उसमें मिनिस्टर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कैबिनेट को अप्राइज किया कि हमारा बिजनेसमैन जो है कोई 450 से ज़ायद बिजनेस कम्युनिटी वो फोरम में पार्टिसिपेट करने जा रही है। और जब म्यूचुअल नेगोशिएशन और बिजनेस एंगेजमेंट्स में पाकिस्तान का बिजनेसमैन चाइना के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो 450 लोग जब कोई ना कोई कंसेंसस किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे करके लाएंगे तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी। जब यहाँ इकोनॉमिक मोबिलिटी होगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आपकी मईशत के अंदर जो चैलेंजेस हैं वो मईशत का पहिया चलेगा तो लोगों के घर का चूल्हा चलेगा और आवाम को रिलीफ मिलेगा और हुकूमत जो है वो जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है आवाम की मुश्किलात कम करना उसमें कामयाब होगी। इसके साथ जुड़ा चूँकि इनिशिएटिव जो डिफरेंट MOUs थे, सबसे इम्पॉर्टेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चाइना से साइन करने जा रहे हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इससे पहले भी साइन हुआ उसके अंदर जो गैप्स थे वो आइडेंटिफाई हुए, क्योंकि फेज़ 1 जो था उसके अंदर हमारी जो लोकल इंडस्ट्री थी उसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया था। हमने टोटली इंपोर्ट बेस्ड स्ट्रेटजी में हम गए और बायलैटरल जो टैरिफ लाइन्स थी जिसकी बेस पे हमने अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना था, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना था, वो गैप्स आइडेंटिफाई हुए। और ये फेज़ 2 में आफ्टर कंसल्टेशन एंड नेगोशिएशन एक विन विन सिचुएशन जिसमें चाइना रेजिस्ट करता रहा, जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का विज़िट था उसमें उनकी तरफ से रेजिस्टेंस आती, लेकिन आज कैबिनेट को बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब की कामयाब जो डिप्लोमेसी थी और जिस तरह चाइनीज़ लीडरशिप से उन्होंने अपने प्रीवियस ट्रिप में पाकिस्तानी अवाम का, यहाँ के सनतकारों का मुकदमा लड़ा, उसकी बेस पे वो तमाम टैरिफ्स और फैसिलिटेशन और सेफगार्ड करने के जो कैपिंग अवेलेबल थी आपके आसियान ममालिक के साथ चाइना ने जो एग्रीमेंट किया, पाकिस्तान के साथ भी उन्हीं टर्म्स ऑफ कंडीशन पे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आसियान कंट्रीज़ के साथ उनका ट्रेड का वॉल्यूम और है और पाकिस्तान अगर उसी टर्म्स कंडीशन में चाइना को इंगेज कर लेता है तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके साथ साथ चूँकि